अग्निगर्भा, राख में दबी एक चिंगारी। राधा एक टूटे हुए कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। उसके अधखुले होंठों पर पुरानी यादों की एक परत जमी थी। जेठ की दोपहर थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और हवा में धूल के कण नाच रहे थे। उसकी काली सूती साड़ी पर धूप और पसीने के निशान थे और आंखों के गड्ढों में गहरी उदासी घर कर चुकी थी, जैसे किसी सूखे सरोवर में पानी की अंतिम बूंद खो गई हो। कुछ दूर उसका 7 साल का बेटा रोहन एक टूटी हुई गाड़ी के पहिए को धकेलते हुए अपने बचपन की छोटी सी दुनिया में बेखतर खेल रहा था। आज भी उसे याद है वो दोपहर जब मोहन खेतों से लौटता था। उसका शरीर मिट्टी से सना होता, माथे पर पसीने की बूंदें चमकती, पर आंखों में अथाह संतोष होता। वो अपनी धोती का एक सिरा उठाकर राधा के माथे से पसीना पोंछता और कहता, देख राधा, ये मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, बस हमें इसे सींचना आना चाहिए। उनकी छोटी सी दुनिया थी, 2 बीघा जमीन और एक कच्चा घर, लेकिन उसमें प्रेम और विश्वास की फसल लहलहाती थी। फिर एक दिन वो जमीन, वो संतोष, सब एक झटके में रेत की तरह हाथों से फिसल गया। मोहन शहर के ठेके पर मजदूरी करने गया था। गांव में काम कहाँ था। ठेकेदार सेठ हरबंस राय ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। शाम खबर आई कि निर्माणाधीन पुल की एक बीम गिरी है और मोहन उसके नीचे दब गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, बहुत खून बह गया था मैडम। उसकी आवाज राधा के कानों में आज भी कांटों की तरह चुभती थी। मोहन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि सेठ हरबंस राय की लापरवाही का जीता जागता सबूत थी। पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। गांव में ये बात हवा की तरह फैली थी, पर कोई कुछ बोलता नहीं था। डर था। मोहन की मौत के बाद सेठ के मुनीम ने राधा को कुछ पैसे फेंक कर कहा, ये ले लो और मोहन का हिसाब चुकता। अब कोई बखेड़ा नहीं। वो पैसे नहीं थे, वो मोहन की जान का अपमान था। राधा के अंदर का ज्वालामुखी बुझ चुका था, पर राख के नीचे कहीं एक चिंगारी सुलग रही थी। रातें जागकर कटती, मोहन की तस्वीर से आंखें मिलती और मन ही मन वो सवाल करती, क्या तेरी मौत यूं ही बेकार चली जाएगी मोहन। गांव की औरतें उसे समझाती, ये सब किस्मत का खेल है बेटी, सेठ से कौन पंगा लेगा। लेकिन राधा को अब किस्मत पर नहीं, अपनी आंखों देखी हकीकत पर भरोसा था। सेठ हरबंस राय ने कुछ दिनों बाद फिर अपने मुनीम को भेजा, वो 2 बीघा जमीन बेच दे राधा, तेरे कर्जे भी उतर जाएंगे और तुझे कुछ और पैसे भी मिल जाएंगे। रोहन की परवरिश के लिए अच्छा रहेगा, मुनीम ने मक्खन लगाते हुए कहा। राधा ने इस बार आंखें नहीं झुकाईं। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो वर्षों की खामोशी के बाद लौटी थी। ये जमीन मोहन की है, मेरी नहीं, और ये मैं किसी को नहीं दूंगी। मुनीम अवाक रह गया। गांव के पंचों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। सेठ बहुत बड़ा आदमी है राधा, उससे मत उलझो, बर्बाद हो जाओगी। लेकिन राधा के कानों में अब सिर्फ मोहन की आवाज गूंजती थी, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। उसे याद आया, मोहन ने एक बार कहा था कि पुल के काम में सीमेंट में रेत ज्यादा मिलाई जा रही है। वो बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। ये सिर्फ हादसा नहीं, हत्या थी। राधा ने अपनी जांच शुरू कर दी। चोरी छिपे वो उस पुल के पास जाती जहां मोहन ने अपनी जान गंवाई थी। उसने ठेके पर काम कर रहे कुछ मजदूरों से बात की। शुरू में सब डरते थे, पर एक बूढ़े मजदूर कालू काका ने हिम्मत करके बताया, हाँ बेटी, सेठ ने पैसों के लालच में घटिया माल लगवाया था। मैंने खुद देखा है, सीमेंट में आधी रेत थी। कालू काका की आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। ये खबर सेठ हरबंस राय तक पहुंचते देर नहीं लगी। अगले दिन राधा के खेत की बाड़ तोड़ दी गई और उसके कुएं में कूड़ा फेंक दिया गया। रात में उसके घर के बाहर धमकी भरी आवाजें गूंजीं। रोहन डरकर उससे चिपक गया। राधा ने उसे सीने से लगाया और उसके कानों में फुसफुसाई, डरना नहीं बेटा, मां है ना। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, एक शांत दहकती अग्नि थी। राधा ने गांव के एक पुराने वकील बाबू रामपाल का दरवाजा खटखटाया। बाबू रामपाल सालों से गांव की छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ते आ रहे थे, पर बड़े सेठों से पंगा लेने से बचते थे। की आंखों में थकान थी, पर राधा की बातों में उन्हें कुछ अलग दिखा। मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा बाबूजी, राधा ने कहा। मेरे पास कोई सबूत नहीं, बस कुछ मजदूरों की गवाही जो डरते हैं। बाबू रामपाल ने गहरी सांस ली। सबूत तो दिल में भी होते हैं बेटी, और वो सबसे बड़े होते हैं। मुकदमा शुरू हुआ। गांव के लोग कोर्ट रूम के बाहर खड़े होकर राधा को देखते थे, जैसे कोई अजूबा देख रहे हों। सेठ हरबंस राय ने अपने महंगे वकील खड़े किए, जिन्होंने राधा पर मोहन की मौत को भुनाने का आरोप लगाया। राधा कटहरे में खड़ी थी। उसकी आवाज में कोई नाटक नहीं था, सिर्फ सीधी सच्ची बात थी। मेरा मोहन जिंदा होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं, उसकी मौत का हिसाब। एक दिन रोहन बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर तप रहा था। राधा टूट गई। उसे लगा वो ये सब करके सिर्फ अपने बेटे को मुश्किल में डाल रही है। रात भर वो रोहन के सिरहाने बैठी रही, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती रही। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या वो हार मान ले?
क्या यही नियति है? सुबह हुई, रोहन की तबीयत थोड़ी सुधरी। सूरज की पहली किरण राधा के चेहरे पर पड़ी और उसे याद आया मोहन का वो वादा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी पल कालू काका कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो गए। वो डरते थे, पर राधा की हिम्मत ने उन्हें भी हौसला दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सेठ ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। अदालत का फैसला आया। सेठ हरबंस राय को दोषी ठहराया गया, घटिया निर्माण और लापरवाही के लिए। उसे भारी जुर्माना लगा और उसके कई ठेके रद्द कर दिए गए। राधा ने मुट्ठी भींच ली। पूरी जीत नहीं थी, मोहन तो वापस नहीं आने वाला था, पर न्याय की एक किरण तो चमकी थी। अदालत के बाहर गांव वाले खड़े थे, उनकी आंखों में अब राधा के लिए इज्जत और उम्मीद थी। कुछ महीने बाद राधा अपने उसी 2 बीघा खेत पर थी। उसने कुएं को साफ कराया था और उसकी मुंडेर को ठीक कर रही थी। रोहन पास ही एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। राधा ने मिट्टी को छुआ, वही मिट्टी जिसमें मोहन ने अपनी जान फूंकी थी। इस बार उसके चेहरे पर उदासी नहीं, एक शांत आभा थी, जैसे एक लंबा युद्ध लड़कर कोई योद्धा घर लौटा हो। उसने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। देख बेटा, उसने कहा, ये सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी पहचान है और इसे बचाने के लिए हमें हमेशा लड़ना होगा। रोहन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में मां के लिए अथाह सम्मान था। राधा जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी कई हरबंस राय और भी होंगे, लेकिन अब उसके भीतर का डर मर चुका था। वो एक अग्निगर्भा थी, जिसकी राख में दबी चिंगारी अब एक मशाल बन चुकी थी, जो दूर दूर तक उम्मीद की रोशनी फैला रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।